प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए इस भाग में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र और उसके हल की चर्चा करें। वीडियो को छोटा रखने के लिए हम उत्तर को शीघ्रता से बताते चलेंगे, जिससे कम समय में बात की जा सके। तो आइए प्रश्न संख्या 1 के विकल्प की ओर चलें। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। दूसरा विकल्प सही है, संपूर्णानंद। लल्लू लाल की रचना है। दूसरा विकल्प सही है, प्रेम सागर। पर्दा कहानी के लेखक हैं। इसका सही है चौथा विकल्प, यशपाल। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। पहला विकल्प, विष्णु प्रभाकर। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। चौथा विकल्प, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे प्रश्न की बात करें तो कामायनी किस युग की रचना है? तो दूसरा विकल्प, छायावादी युग। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो सही उत्तर है चौथा, रामधारी सिंह दिनकर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा विकल्प 1943 ईस्वी। द्विवेदी की रचना नहीं है, तो यह चौथा विकल्प होगा कामायनी, क्योंकि छायावाद काल की है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है? यह चौथा विकल्प, मामा, ये महाकाव्य नहीं है। तीसरे प्रश्न की बात करें तो यहां धरती माता की कोख में, इतना देखकर ही आप समझ गए होंगे कि राष्ट्र का स्वरूप का है। तो इसका प्रश्न उत्तर देखें। पहला, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको इस तरह से लिखना है, उपर्युक्त गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा प्रश्न, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहां रेखांकित अंश है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? इसका आप उत्तर इस तरह से लिखें, रेखांकित अंश की व्याख्या। निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता के गर्भ में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने भीतर धारण करने के कारण ही धरती को वसुंधरा कहा जाता है। भला ऐसा कौन होगा जो इस तथ्य से परिचित नहीं होना चाहेगा? तात्पर्य यह कि हम सभी को इस तथ्य से परिचित होना चाहिए। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? इसका उत्तर, यद्यपि इस पैराग्राफ में एक पंक्ति कम छपी है, इसलिए आपको भ्रम हुआ होगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीसकर अनगिनत प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु धरती में पाए जाने वाले रत्न तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की हमें जांच पड़ताल करना चाहिए। अगर आप अथवा को चुने तो अशोक का फूल इतना देखकर ही आप समझ जाएंगे कि अशोक के फूल पाठ से है। अब आइए इसके प्रश्न उत्तर पर चलें। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप संदर्भ लिख लेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहां रेखांकित अंश है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। इतना रेखांकित अंश है, और इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से करनी है। लेखक आचार्य द्विवेदी जी पंडिताई को एक बोझ कहते हैं क्योंकि वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद करने का स्थान पर नित नई उलझनें पैदा करती है। पांडित्य की गंभीरता को ओढ़कर मनुष्य शीघ्रता से डूबता चला जाता है। केवल इतना ही आपको करना है, जिससे विस्तार से आप बच सकें। तीसरा, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? उत्तर, लेखक इसलिए कहता है कि उदास होना बेकार है क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य का स्वभाव और जीने का ढंग बदल जाता है। हो सकता है जिनके कारण हम उदास हैं वही कल हमें आनंद प्रदान करें, अतः हमें जीवन के प्रति सहज होना चाहिए। गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न,
इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांश में बताया गया है कि विद्वता से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार मनुष्य के लिए बोझ बन जाता है, अतः पंडिताई अहंकार रूप में एक बोझ है, किंतु जब वह व्यक्ति का एक अंग बन जाती है, व्यक्तित्व का एक अंग बन जाती है, तब जीवन को देखने की एक नई दृष्टि मिल जाती है। अतः हमें जीवन के प्रति सहज होना चाहिए। 5वें प्रश्न की बात करें, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो कुछ इस तरह से उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांश की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। भाषा का प्रांजल स्वरूप मनमोहक है। इसमें लेखक ने विचारात्मक एवं विवेचनात्मक गद्य शैली का सुंदर प्रयोग किया है। पंडिताई भी एक बोझ है। सूक्ति को प्रस्तुत कर लेखक ने मस्तिष्क को झंकृत कर दिया है। चौथे प्रश्न की बात करें तो पद्यांश को देखकर ही आप समझ जाएंगे, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है कि कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। तो प्रश्न उत्तर पर आइए। उपरित पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के कैकेयी का अनुताप शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा प्रश्न, और रेखांकित अंश ये 2 पंक्तियां हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। उत्तर कुछ इस तरह से करें, राष्ट्र कवि गुप्त जी माता कैकेयी के शब्दों में कहते हैं कि यद्यप शपथ खाना दुर्बलता का परिचायक है, कमजोरी का प्रमाण है, फिर भी लोग अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। फिर हम तो महिलाएं हैं, हमारे लिए अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए शपथ खाने के अतिरिक्त भला कौन सा दूसरा मार्ग है। तीसरा, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई पर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही उत्तर है अनुप्रास, उपमा, ये दोनों हैं। यहाँ चूंकि अनुप्रास तो हर जगह होता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो पहाड़ सा पाप है उपमा है, तो उपमा लिखना आवश्यक है, यानी उपमा एवं अनुप्रास। चौथे प्रश्न पर चलिए। पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी पूरे पद्यांश को 2-3 पंक्तियों में आपको व्यक्त कर देना होता है। जिसका सही उत्तर होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने माता कैकेयी के पश्चाताप को अभूतपूर्व ढंग से व्यक्त किया है। वह स्वयं को दोषी मानकर निष्कलंक सिद्ध हो जाते हैं। 5वां, भाषा की विशेषताएं बताओ। तो इसमें कुछ इस तरह से आप लिखें, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी है। प्रबंध शैली, उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, लक्षणा शब्द शक्ति तथा प्रसाद गुण से युक्त इन काव्य पंक्तियों में शांत रस है। अगर अथवा को आपने चुना है, लज्जाशील पथिक महिला, तो इतना देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये पवन दूत क्या से उद्धृत है। यानी कविता का शीर्षक है पवन दूत क्या, और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आप पद्यांश का संदर्भ कर लेंगे ऊपर की तरह। रेखांकित अंश की व्याख्या, और 2 पंक्तियां हैं रेखांकित हैं। जो थोड़ी सी शर्मित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। रेखांकित अंश की व्याख्या कुछ इस तरह से करें, राधिका पवन को समझाती हुई उससे कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री थकी हुई दिखाई पड़े तो अपनी शीतल गोद में लेकर उसकी थकान को दूर कर देना तथा उसके होंठ एवं कमल जैसे मुख की मलिनता को अपने शीतल स्पर्श से दूर करना, समाप्त करना। तीसरा, लज्जाशील पथिक महिला के विषय में राधा क्या कहना चाहती हैं। तो उत्तर, लज्जाशील पथिक महिला के विषय में राधिका पवन से कहना चाहती हैं कि वह उसके वस्त्रों को न उड़ाए तथा अपनी शीतल गोद में लेकर उसकी थकान को दूर करे। चौथा, होठों की और कमल मुख में अलंकार बताइए। तो होठों के और कमल मुख में जो सीधा सीधा आप देख रहे हैं, यहाँ कमल मुख, यहाँ तो रूपक हो गया, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो होठों के और कमल मुख में एक अनुप्रास आपको दे देना है, ये अपने आप होता है। आप देना चाहें तो मानवीकरण भी दे सकते हैं, यहाँ पवन के साथ चल रहा है, लेकिन होठों के और कमल मुख के
म्लानताएं मिटाना पूरा वाक्य नहीं दिया है, तो होठों के और कमल मुख इतना ही आपको मलना है। तो कमल मुख माने कमलवत मुख, यानी रूपक और अनप्रास। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो इसमें जलद माने बादल और कृषक ललना कृषान स्त्री, ललना मानी स्त्री होता है। पांचवा जो प्रश्न आपका है, इसमें किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय और रचना आपको लिखना है, जिसमें 2 पंक्तियों में उनके जन्म, मृत्यु और माता पिता के नाम का उल्लेख करके सीधे साहित्यिक परिचय लिखें, फिर रचनाएं लिखें। इसी तरह से ख में किसी कवि का एक कर लें, जिसको भी आप चुनना चाहें। छठे प्रश्न में किसी एक कहानी का आप उद्देश्य या सारांश लिखें। इन सब प्रश्नों को आपने तैयार किया है, इसलिए हम समय नष्ट नहीं करेंगे। सातवां जो प्रश्न है, वो किसी एक खंड काव्य को चुनें, जिससे प्रयागराज में आलोक वृत्त चलता है। तो आलोक वृत्त के नायक यानी गांधी जी का चरित्र चित्रण करें या सारांश लिखें, दोनों में से कोई एक चुनना है आपको। आठवें प्रश्न की बात करें तो जो आठवें का पहला है, ये आपको देखते ही समझ में आएगा कि महामना विद्वान वक्ता या महामना मालवी पाठ से लिया गया है। तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत महामना मालवीय पाठ से लिया गया है या अवतरित है, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर हिंदी अनुवाद करेंगे, हम केवल अनुवाद आपको बता रहे हैं जिससे कम समय में बात हो जाए। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता तथा निपुण पत्रकार थे, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनता की सेवा करना था। जहां कहीं भी ये लोगों को दुखी एवं पीड़ित होता देखते, वहां पर शीघ्र ही उपस्थित होकर उनकी सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। अगर आपने अथवा को चुना है तो ये जातक कथा से लिया गया है, और जातक कथा में भी 2 शीर्षक हैं, एक नृत्य जातकम और एक उलूद जातकम। तो यहां संदर्भ करेंगे, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम शीर्षक से लिया गया है। हिंदी अनुवाद, हंसराज ने परिषद के मध्य उपस्थित अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री दे दी। मयूर हंस की पुत्री को न पाकर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंसराज भी प्रसन्न चित्त होकर अपने घर चला गया। अगर आठवें की ख की बात करें तो 2 श्लोक हैं। न मे रोस्ते भद्रम उलूकस्य अभिषेचनम, इतना देखते ही आप समझ गए होंगे कि अभिजातक कथा का है। तो यहां श्लोक का संदर्भ जरा सा बदल के लिखना है आपको कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के जातक कथा पाठ के अंतर्गत उलूक जातकम शीर्षक से अवतरित है। यहां लिया गया है, आप नहीं लिखेंगे। फिर हिंदी में अनुवाद करें। मुझे उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। इस क्रोधहीन का मुख तो देखो, जब यह अभी ऐसा है तो क्रोध की अवस्था में कैसा होगा। अगर आप परोक्षे कार्य हंतारम इसको करते हैं तो यह सुभाषित रत्नानि पाठ का है, तो आप संदर्भ लिख लेंगे। हिंदी अनुवाद की बात करें तो ऐसा लिखना है आपको कि पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विष से भरे हुए घड़े के मुख पर दूध रखा होने पर भी वह पीने योग्य नहीं बल्कि त्याज्य होता है। अब 9वें प्रश्न पे आइए, मुहावरा है। तो यहां आपको पहले मुहावरा लिखना है, फिर उसका अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग करना है। चलिए चारों की चर्चा कर लें। तलवार की धार पर चलना, अर्थ होगा बहुत कठिन कार्य करना। वाक्य प्रयोग, अर्जुन द्वारा अनेक महावीरों से सुसज्जित कौरव सेना को महाभारत के युद्ध में हराना तलवार की धार पर चलने जैसा था। या ठंड के समय में बर्फीले पानी से नहाना तलवार की धार पर चलने जैसा है। टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। वाक्य प्रयोग, महेश अपना उधार मांगने गया किंतु सुरेश ने उसे टका सा जवाब दे दिया। दाल में काला होना, किसी बात पर संदेह होना। प्रयोग, देर तक सोने वाले दिनेश को मुंह अंधेरे मार्ग में जाता देखकर गणेश ने महसूस किया कि दाल में कुछ
काला है। नमक मिर्च लगाना, इसका अर्थ होगा किसी बात को बहुत चढ़ा कर कहना या किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। वाक्य प्रयोग, विनीता ने गीता से कहा कि मैंने तो बस इतनी सी बात कही थी और तुमने नमक मिर्च लगाकर पूरे गांव में फैला दिया। 10वें क की बात की जाए तो तथापि का संधि विच्छेद होगा तथा धन अपि, यानी यहां बी सही है। परमेश्वर का संधि विच्छेद होगा परम धन ईश्वर, सी को आप मान सकते हैं यद्यपि यहां विसर्ग छूट गया है। गायक का संधि विच्छेद गय धन अकह, सी। ख की बात करें तो यहां रूप है आपका, और रूप में पहला देखें आत्मनः में विभक्ति और वचन है तो यहां डी सही है, पंचमी विभक्ति एक वचन। नाम नान नहीं बल्कि नाम नाम म होता है, और इसका सही जो रूप है वो है सी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये सही होगा। 11वें प्रश्न पर आइए, वसन और व्यसन शब्द युग्म का सही अर्थ आपको चुनना है। तो आप जानते हैं कि वसन माने वस्त्र होता है, व्यसन माने आदत, तो सी सही होगा, वस्त्र और आदत। दूसरा अंबुज और अंबुद, अंबुज माने कमल और अंबुद माने बादल, और सी में है तो इसलिए इसका भी सी सही होगा, कमल और बादल। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, तो दो अर्थ आप लिख दें, शब्द लिखे फिर उसके दो अर्थ। अंबर का वस्त्र, अंबर माने आकाश, पट माने वस्त्र, पट माने दरवाजा, विधि माने कानून, विधि माने ब्रह्मा, नाग, नाग का एक अर्थ सर्प होता है, पहाड़ भी होता है, तो सर्प और पहाड़ कर दें। ग पर चलें, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है जो आंखों के सामने हो तो इसका बी सही होगा, प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा रखने वाला, सी सही होगा, जिज्ञासु। वाक्यों को शुद्ध करना है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, यहां हैं गलत है, यहां होगा तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो अनेकों गलत है, चूंकि एक का बहुवचन अनेक होता है, तो होगा कि इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहां है कवियित्री, तो वह पर से जो ये छोटी की मात्रा है केवल यही हटा देना है, बाकी आपका सही है। सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया, केवल वह पर से छोटी की मात्रा हटेगा, बाकी पूरा वाक्य सही है। कृपया अनुमोदन करने कृपा करें, तो इसमें कृपया और कृपा दो अतिरिक्त आ गया है, एक ही होना चाहिए, तो कृपया अनुमोदन करने का कष्ट करें, कृपा शब्द आप हटा दीजिए, कृपया अनुमोदन करने का कष्ट करें। 12वें में क ख ग ये तीनों आपका रस, छंद और अलंकार से संबंधित है, परिभाषा और उदाहरण लिखना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी कर चुके हैं। 13वें में पत्र लेखन और 14वें में निबंध लेखन, तो ये चीजें आप तैयार कर चुके हैं। जहां समस्याएं हों कि प्लेलिस्ट में सब चीजें उपलब्ध हैं, वहां से देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्न पत्र के पूरे उत्तर को समझ लिया होगा और आगे की परीक्षाओं में इसका उपयोग कर और बेहतर कर सकेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।